शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बढ़त पे चल रहे हैं। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो उम्मीदें थी, जो कांग्रेस का खोया हुआ गढ़ था, उसको कहीं न कहीं केएल शर्मा बरकरार करने में और फिर से कांग्रेस की खेमे में लाने का जो प्रयास था वो उस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। जी आपको रोकेंगे राजू। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत लखनऊ में देखने को मिली है। कहा सुनी के बाद जमकर हुई मारपीट। तो एक तरफ नतीजों को लेकर लगातार स्थिति गहमा गहमी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ लखनऊ से मारपीट की भी खबरें निकलकर सामने आई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट की खबर निकलकर सामने आ रही है। और मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, रायबरेली और अमेठी को लेकर तो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर जो मारपीट की खबरें निकलकर सामने आ रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उसको लेकर क्या जानकारी आप तक पहुंची है? जी बिल्कुल प्रियंका, पूरा मामला रमाबाई अंबेडकर मैदान का है, जहां पर मतगणना केंद्र बनाया गया हो और मतगणना केंद्र पर जो मतगणना स्थल है वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हुआ है। और जहां पर आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जीत हार को लेकर मारपीट हो गई और मारपीट इतनी बढ़ी कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का सिर फूट गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर काबू किया। जिस तरह से प्रियंका नतीजे आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो है जोश बरकरार है। नतीजों को लेकर जिस तरह से आज मारपीट हुई है, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो फिलहाल स्थिति को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को अस्पताल पहुंचाया गया है, फिलहाल स्थिति काबू में है? जी बिल्कुल प्रियंका, डीजीपी प्रसाद कुमार ने पहले ही कह दिया था कि मतगणना स्थल पर अगर किसी ने कोई जो मारपीट या अराजकता फैलाई तो उससे पुलिस सख्ती के साथ निपटे जी। और साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी दावा किया था कि मतगणना स्थल पर अराजकता फैलाई जा सकती है, इसका उनके पास प्रूफ भी है। हालांकि जो पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पर काफी दुरुस्त है। जैसे ही मारपीट हुई तुरंत पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बीच बचाव किया और साथ ही साथ जो घायल था उसे अस्पताल भेजा गया और साथ ही साथ जो मारपीट करने वाले लोग थे उनको खदेड़ भी दिया गया है। और अब मतगणना जो है रमाबाई अंबेडकर मैदान पर पूरी शांति व्यवस्था के साथ चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है। रायबरेली और अमेठी को लेकर यहाँ पर आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी 1,80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि स्मृति ईरानी काफी लंबे समय से 62,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। क्या कहना है स्मृति ईरानी को लेकर आपका? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। इस दौरान उनका कई बड़बोलापन बयान भी आया था और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमले भी बोले थे। लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी यहाँ दूसरी बार चुनावी ताल ठोक रही थी, तो उससे साफ जाहिर है जो नतीजे आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के करीबी केएल शर्मा ने उन्हें काफी अंतरों से पछाड़ दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है स्थिति अगर बात करें केंद्रीय स्मृति ईरानी, तो वह हार के करीब धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। कुछ इसी तरह का हाल रायबरेली सीट का है, जहां पर बीजेपी ने लंबे चौड़े दावे किए थे। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और धुआंधार चुनावी रैली हुई। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही है और राहुल गांधी इस तरह से अप्रत्याशित जीत दर्ज कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं जो दावे किए गए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से कि 400 पार, हालांकि 400 पार का या जो बातें कही गई थी या कहीं दिख धरातल पर नहीं दिख रही थी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मंत्रियों के बेटे चुनावों में हार की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो जो
मंत्री है, और ओम प्रकाश राजभर जो जिन्हें बड़बोला मंत्री कहा जाता है। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ गौरव चाचड़ा जी बने हुए थे। अभी तक आपने समय दिया, इंडिया वॉइस पर आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया और चर्चा की। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे आपके समय के लिए। तो सीधे रुक कर लेते हैं, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी लगातार बने हुए हैं। अटल जी, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें तो अप्रत्याशित नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, उम्मीद किसी ने नहीं की थी और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इस नतीजे की तो आशा नहीं रही होगी, क्या कहना है? और दूसरी बात, रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने तो अपनी साख बचा ली है, लेकिन अमेठी को लेकर जिस तरह के इस समय रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में लग नहीं रहा है कि स्मृति ईरानी अपनी सीट बचा पाएंगी। जी अटल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा चार्ट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए को कुछ सीटों का यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है। 289 सीटों पर एनडीए ने इस समय बढ़त बनाई है, जबकि इंडिया गठबंधन ने 109 सीटों की बढ़त लेते हुए 236 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य की बात करें तो 18 सीटों पर इस समय आंकड़ा बना हुआ है। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर रायबरेली से नतीजे बेहतर निकलकर सामने 1,80,000 वोटों से लंबे समय से आगे चल रहे हैं। और ऐसा माना जा सकता है कि रायबरेली में अपना गढ़ बचाने में राहुल गांधी न सिर्फ कामयाब हुए हैं, बल्कि रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को भर भर के आशीर्वाद दिया। जिस तरह से सोनिया गांधी ने वहां पर गुजारिश की थी, रायबरेली की जनता ने ना सोनिया गांधी को और ना ही राहुल गांधी को यहां पर निराश किया है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से यूपी में मेहनत की थी, उसका नतीजा अमेठी की सीट पर भी देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो जिस तरह से 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, ऐसे में माना जा सकता है कि 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अप्रत्याशित नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। 2019 की 5 सीटों के मुकाबले 35 से 36 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। हालांकि इंतजार हमें करना होगा कि असली नतीजे क्या कुछ होते हैं। रिजल्ट जब निकलकर सामने आता है तो यह आंकड़ा एनडीए और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ होता है। लेकिन बढ़त को लेकर सुबह से बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के नतीजे और जिस तरह के परिणाम दिखाए हैं, ऐसे में ये कहना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी उत्तर प्रदेश में काम करती हुई नजर आई है। जोड़ी हिट साबित होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ चैनल हेड अवनीश जी बने हुए हैं। जी अवनीश जी, उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो अमेठी और रायबरेली का गढ़ बचाने में कांग्रेस यहां पर सफल होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के रुझान इस समय सामने आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है और लंबे समय से वो स्थिति बरकरार है, क्या आपको लगता है कि इस बात का अंदाजा एनडीए ने लगाया होगा? देखिए बिल्कुल ना, तो एनडीए को ऐसी उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया की बात करें, उसको भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये आंकड़ा हम बात करें लगातार बढ़ रहा है, 236 ये पहुंच गया है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है उस हिसाब से हम बात करें, एनडीए को इस समय 289 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका उसकी बढ़त है। और बात करें इंडिया गठबंधन की 236, यानी कि दोनों ही दल इस समय अलग अलग सोचने की स्थिति में होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि 400 पार का नारा जो है वो बीजेपी ने दिया था, एनडीए ने दिया था, वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस रहा है इंडिया का, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, अगर जो ट्रेंड अगर यही चलता रहा और इसमें उलटफेर हुआ तो कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी की क्या स्थिति बैठती है। अगर ये कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार इन लोगों ने कर दिया तो बड़ा फेरबदल राजनीति में हो सकता है। जो लोग सत्ता में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन मैंने फिर कहा कि दोनों दलों की भूमिका इसमें अहम होगी, वो क्या करते हैं। दूसरा, आप लगातार प्रियंका यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में जो राहुल गांधी और मुलायम सिंह यादव के बेटे का जो गठबंधन रहा है अखिलेश का, वो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता की और यहां पर विपक्षी दल को लेकर गया है। और जिस तरह सबसे बड़ा सवाल है, परिवारवाद की बात होती है, यादव की बात होती है, जिस तरह 4 से 5 टिकट अखिलेश यादव ने अपने परिवार के मेंबर को दिए, वो सारे के सारे चुनाव जीतते हुए
हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बात हम ये भी करें तो क्या है, अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी सोचने वाली बात है कि उसके दो बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे यहाँ पर फिलहाल हार की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे सामने आए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पवन गोयल जी भी बने हुए हैं। पवन गोयल जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह के नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि दावा तो आप 80 पे 80 का कर रहे थे? जी जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हम उत्तर प्रदेश से काफ़ी निराश हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और एक बधाई भी दे दूँ इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कि शपथ मोदी जी ही लेंगे। क्योंकि जब इंडिया अलायंस बना था, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी घोषणा की थी, सभी दल इकट्ठे आए थे। वो क्यों एक साथ हुए थे? वो एक साथ इसलिए हुए थे कि 2014 में 2019 में मोदी जी वन साइड जी रहे थे, अपने दम पे सरकार बना रहे थे। और तब ये बोलकर इंडिया अलायंस हुआ था डोट लगा के कि एक तरफ से 36% वोट बीजेपी को मिलता है, अगर हम अलायंस बना लेते हैं तो हमें कम से कम 64% वोट मिलेगा और हम कम से कम 350 सीटें ले जाएंगे। लेकिन हाशिए क्या है, आज सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। एक उत्तर प्रदेश के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे लिए निराशा की स्थिति है, लेकिन अगर आप बाकी राज्यों को देखेंगे तो बीजेपी इतना ज्यादा बैकफुट पर नहीं है, या एनडीए अलायंस नहीं, लेकिन जिस तरह से 400 पार का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं, और फिलहाल ताजा चार्ट की आप बात कर ले तो आप देख सकते हैं 289 का आंकड़ा यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि 400 से लेकर 289 का आंकड़ा चिंताजनक आंकड़ा हो सकता है, अगर आकलन करने की बात करेंगे। दूसरी बात, नीतीश को लेकर जो बार बार बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी है साफ साफ है एनडीए और इंडिया गठबंधन पर। नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया था और सबने देखा क्या कुछ हुआ है। क्या आप ये 100% कह सकते हैं कि आपका भरोसा कायम रहेगा? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं उसका एक उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से, कि अभी कल या परसों नीतीश कुमार जी आए थे अपने इलाज के लिए आंखों के, और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर गए हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि अगर एक तरफ से दल लड़ रहा है जिसका नाम इंडिया डॉट लगा के करा हुआ है, और एक तरफ से दल दिख रहा है कि एनडीए है और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार की स्थिति में है। आपके टेलीविजन दिखा रहा है 289 और हमें चाहिए 272, तो हम तो उस आंकड़े से भी अभी 17 प्लस हैं। और एक बात और मैं आपके सामने अरे लेकिन लड़ाई यहाँ पर पवन जी 272 की थी ही नहीं ना, लड़ाई तो आप 300, 370 और 400 की बात कर रहे हैं। सवाल ये भी गोयल साहब कि आप सरकार बना रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो बहुमत के लिए आपको आंकड़ा चाहिए था आप उसको पार कर गए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यूपी के अंदर इतना बड़ा फेरबदल जो हुआ है उसका कारण क्या रहा? दूसरा सवाल ये कि 400 पार का जो नारा दिया गया था, आप 300 पार नहीं कर पा रहे हैं। जी नहीं, मैं आप ये नहीं कह सकते कि हम 300 पार नहीं कर पा रहे। मैं आपको ऐसी 22-23 सीटें दिखा दूंगा जहां पे कि वोटों का शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई एसपी या उत्तर प्रदेश में या ऑल ओवर इंडिया की अगर आप सीटें देखेंगे तो 25-30 सीटें ऐसी है जो 10,000 से नीचे का मार्जिन है। और लोकसभा के अंदर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि वोटों का शेयर लाखों वोटों से जाता है, तो ये अभी बहुत कम मार्जिन है। थोड़ा सा वेट और कीजिए, हो सकता है कि एनडीए का आंकड़ा और बढ़े। लेकिन ये है कि ये जो दावा आप कर रहे हैं यही दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आ रहा है, वो भी कह रहे हैं 2 घंटे इंतजार कीजिए। और जबकि जो आपकी सीटें हैं देखा जाए तो वो घटती हुई दिखाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। गोयल साहब नहीं, देखिए अभी हम बात करते करते 289 से 292 हो गया। अगर 282 होता तो मैं आपकी इस बात से सहमत हो जाता। अभी हमारे सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट होते होते 2-3 सीटों का अंतर चल ही रहा है, तो लेकिन प्लस हो रहा है ना। हम सरकार बनाने की स्थिति में, क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में? बिल्कुल भी नहीं है। हम जब सरकार में बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हम माननीय मोदी जी शपथ लेंगे तीसरी बार, तो वो आंकड़ा जो टेलीविजन इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से आप देख ही रहे। अब आप उस बात को घुमा फिरा के जितना मर्जी बोल लें, लेकिन आंकड़ा तो एनडीए के पास है ही ना। जी ठीक है, आंकड़ा एनडीए के पास है, लेकिन 272 से 297 आपके सामने प्लस है, तो मैं वही बता रहा हूँ। अभी 2 मिनट आपको हम भी आपके गोयल साहब स्वीकार है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये जो आंकड़ा है ऊपर नीचे 2, 4, 5 सीटों का अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर सुबह से चीजें हैं। जी, लेकिन आप इस बात को तो नकार नहीं सकते ना कि एनडीए पहले सुबह 8 बजे से लेके अब तक कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं आई कि वो सरकार नहीं बना सकती। नहीं, स्टैग्नेंट तो बनी हुई है और 280 के ऊपर का आंकड़ा है वो बना हुआ है, लेकिन एनडीए को लेकर 2024 में जब बात हो रही थी और चुनाव के पहले से जो बात हो रही थी वो 272 पे बात हो ही नहीं रही थी। समस्या यहाँ पर ये है कि 370 के ऊपर की बात हो रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से बेस्ट लड़ने की कोशिश करती है। अगर आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे, वो तो कह ही ये रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे। क्या वो एक बार भी सरकार की भूमिका में नजर आए सुबह से लेकर आज तक?
अगर आप हमारी बात पकड़ रहे थे तो उनकी पकड़ लिया। अभी देख लिया 292, अभी आप 300 की बात कर रहे थे, 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपको 300 टच आप ही के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा दूंगा। हाँ, नहीं, लेकिन अभी तो सर, अगर अभी जो तो सिनेरियो अभी है प्रियंका, उसकी बात की जाए, अगर आपके पास से बिहार के नेता चले जाते हैं जेडीयू वाले, ऐसा हम बात टीडीपी की, ऐसा भी आप विश्वास करते हैं? नहीं, आप ये बात ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के अंदर घटक दल है वो भी तो एनडीए के साथ आ सकते हैं। देखिए राजनीति में कुछ भी हो तो फिर आप ये एग्जांपल खाली आप अभी तक मुझे अभी तक की जो स्थिति है जेडीयू की, हम उसको देख रहे हैं, वो कब किसके साथ चले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पवन गोयल जी, समाजवादी पार्टी से ये भी नेताओं की तरफ से सामने आया है कि उन्होंने आपसे ही सीखा है, तो ऐसे में आपसे ही सीखा है तो उन्हें भी जोड़ तोड़ करना, उनका ये कहना है कि जोड़ तोड़ करना अब उन्हें भी आ गया है, और ऐसे में कुछ भी हो गया दावा कर रहे हैं कि 1-2 घंटे का इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल 1-2 घंटे का इंतजार कीजिए। 225 से 272 लाने में कितनी सीटें चाहिए और 299 से 272 माइनस है प्लस है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर बीजेपी की तरफ से आप नीतीश कुमार के लिए क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चनिंग तो इंडिया अलायंस के नेताओं पे। और एक और बात, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने अल्टा पलटी ना मारी, अगर आप उस भाषा में बात कर रहे हैं तो खाली पलटी बीजेपी गवर्नमेंट की जो सहयोगी दल है वही मारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि सरकार बनाने की स्थिति में है। हमेशा ये फैक्टर्स देखे जाते हैं, जब सरकार बनाने की स्थिति में ना हो ना, बड़ा क्लोज मार्जिन हो, तब उस पोजीशन पे। अभी आपका स्क्रीन 299 दिखा रहा है जी, नंबर्स को भी देखिए। अच्छा ठीक है, नंबर बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं, चलिए बेहतर बात है। जी बेहतर बात है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता राजू तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पवन गोयल जी को आपने सुना यहाँ पर, उनका कहना है कि करीब 25 से 30 ऐसी सीटें जहां मार्जिन बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कांटे की लड़ाई की बात करें तो दोनों ही लगभग एक ही आंकड़े पर टिकी है, कभी 39 उनकी होती है, कभी 40 उनकी हो जाती है। क्या लगता है आपको कितनी ऐसी सीटें हैं जिनका आंकड़ा बढ़ता हुआ एनडीए और बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है आपको? उत्तर प्रदेश की बात कीजिएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं या बीजेपी के लिए कहीं अच्छे दिख रहे हैं तो कहीं जो है बीजेपी के लिए बुरी खबर भी आ रही है। अगर बात करें अमेठी की तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार की तरफ बढ़ रही है, और सुल्तानपुर की बात करें तो मेनका गांधी हार की तरफ बढ़ रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन अगर कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे निकल जाते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अगर बात करें मेरठ सीट की तो यहाँ पर अरुण गोविल पीछे चल रहे थे लेकिन कुछ मतों से आगे हो गए हैं। वहीं अगर बलिया सीट की बात करें तो बलिया सीट पर बीजेपी से पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर चुनाव मैदान में है, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नीरज शेखर मतगणना में आगे चल रहे थे, ऑटो में आगे चल रहे थे, लेकिन इस सीट पर सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने पीछे छोड़ दिया है, उन्हें पछाड़ दिया है। और वही अगर बात करें जो है संत कबीर नगर सीट की तो संत कबीर नगर सीट पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे चुनाव मैदान में है। यहाँ पर लगातार कैबिनेट मंत्री के बेटे पप्पू निषाद यानी सपा प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। वहीं घोसी की बात करें तो घोसी सीट पर भी चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहाँ पर राजीव राय समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनको पछाड़ दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि करीब 20 से 25 ऐसी स्थिति है जहां पर काफी पेच फंस चुका है और किसकी जीत होगी यह अभी तय नहीं किया जा सकता। हालांकि यूपी की जिस तरह से 80 सीटों के जीतने का दम सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भरा था, इस दांव में कहीं न कहीं जो है जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं ये दावे सच नहीं होते दिख रहे हैं। हालांकि इस बार अगर बात करें राहुल और अखिलेश की जोड़ी की तो कहीं न कहीं हिट भी होती दिख रही है। 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने काफी प्रचार किया था, चुनावी प्रचार और रैलियां की थी, लेकिन फ्लॉप हो गई थी यह जोड़ी। लेकिन इस बार कहीं न कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी का जादू चला और इसके पीछे अगर बात करें इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान की तो उनका यह कहना है कि जिस तरह से
समाजवादी पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी। इससे कहीं न कहीं जो आम मतदाता है वह समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लाइक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद असफ बने रहिएगा। हमारे साथ राजू तिवारी भी रायबरेली से बने हुए हैं। जी राजू, जिस तरह से अलग अलग सीटों को लेकर बात हो रही है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो कहीं कहीं इंडिया गठबंधन 45-44 सीटों पर भी बढ़त बनाता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। रायबरेली और अमेठी को लेकर तस्वीर लगभग क्लियर होती नजर आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टिकी रही थी, लंबे समय तक डेरा डाला था, क्या आपको लगता है कि रायबरेली और अमेठी के अलावा भी कुछ सीटों पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से कुछ सीटों पर बढ़त भी सुबह से नजर आ रही थी कांग्रेस की? जी देखिए, बता दूं कि रायबरेली और अमेठी जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। तो साफ तौर से वो तस्वीरें दोबारा रिपीट हो रही हैं और ये नजारा साफ होता जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जो कांग्रेस का किला था उसको ध्वस्त किया था और वहां पर कमल खिलाने का काम किया था, लेकिन वो तस्वीरें अब सामने नहीं आ रही, क्योंकि 2024 की जो तस्वीरें हैं वो सामने कुछ ही देर में आ जाएंगी। और जी राजू, आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। हमारे साथ होशियारपुर से हमारे संवाददाता अंकुश गोयल जुड़ चुके हैं, जल मंत्री से बातचीत करें, सुनिए क्या कुछ बातचीत। जी मैडम, होशियारपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, तो उनसे बात करेंगे। सर, होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, 35 से 40 हजार की लीड हो रही है, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं पार्टी के हर एक वॉलंटियर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सरकार का जो 2 साल का मुख्यमंत्री जी ने भी रोड शो किए और पार्टी का जो 2 साल के सरकार का काम था वो भी लोगों ने देखा, और मानयोग भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने भी रोड शो किया। सब चीजों को प्रभाव डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी आज पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और होशियारपुर का हर एक वॉलंटियर और हर एक नागरिक खुश है। सर, कांटे की टक्कर मान सकते हैं कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ? देखिए, टक्कर तो लोगों ने वोटें डाली है तो डेफिनेटली है, बड़ी जीत है, फिर भी 40 हजार के करीब मार्जिन है, तो डेफिनेटली है। हम पब्लिक का जनमत तो मानना पड़ता है आपको। सर, कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चीज पर रहकर सर पहला एजेंडा रहेगा कि जो काम नहीं भाजपा के समय में हो पाया तो आप कर पाएंगे? कि पहला एजेंडा है एम्प्लॉयमेंट के, एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। हमारा ये कंडी एरिया है, ये नीम पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बच्चों के लिए रोजगार को लेके आना, बड़े रोजगार को लेके आना, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, चाहे कोई बड़ा पैकेज है हमारे कंडी एरिया के लिए, और साथ में रेलवे लाइन हमारा एक मुद्दा है, मेरा पर्सनली भी रहा। मैंने इसके लिए रेलवे मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि हमें कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ जोड़ा जाए, कहीं और जोड़ा। सर, होशियारपुर में अगर बात करें तो एक रेल की बहुत अभी आपने बात की समस्या रही है कि इसको जोड़ा जाए, और जो हाईवे था सर भाजपा की तरफ से जो नहीं जोड़ा गया था, जो फगवाड़ा से होशियारपुर तक का लेना, ये सर काम अब कब तक जाके ये कंप्लीट हो पाएंगे? देखो, वो एक हाईवे का मैटर तो है ही है, वो तो जोड़ा जाएगा, वो तो उसकी पॉलिसी में हाईवे में चल ही रही है। लेकिन रेलवे एक हमारे लिए मुद्दा इसलिए कि हमारी लाइन जो है यहाँ की खत्म हो जाती है, और आज हिमाचल खासतौर पर उन्हें बिल्कुल हम साथ होते हैं, उसको बड़ी आसानी से मिला जा सकता है। और मैंने ऑलरेडी एक चिट्ठी आपको बताया रेलवे मिनिस्टर साहब को लिखी है, और एक जो मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी को भी होशियारपुर के लोगों की तरफ से दूंगा। सर, होशियारपुर की सबसे बड़ी समस्या रही है कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, आपका भी एजेंडा यही रहा है कि रोजगार मिले, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली है डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, जो हमारा नीम पहाड़ी एरिया, इसके लिए पैकेज और बच्चों के रोजगार के लिए बड़ी इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैकेज लेके आए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो हमेशा काम करती आई है, लोगों में अब विचरती आई है, तो वो पंजाब और होशियारपुर को पहले के माध्यम पे लेके हमेशा की तरह से काम करती आई है और काम करती रहेगी। होशियारपुर से मेरे साथी दीपक लाखा के साथ अंकुश गोयल, इंडिया वॉइस। तो आपने सुना हमारे संवाददाता को होशियारपुर से लगातार जिस तरह के ताजा रुझान आ रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक दिग्गज नजर आ रहे हैं, और उसके बाद मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ पवन गोयल जी बीजेपी से प्रवक्ता बने हुए हैं, साथ ही साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी लगातार बने हुए हैं। जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, 543 सीटों पर
कभी आंकड़ा 297 पहुंचता है तो कभी ऊपर नीचे निकलता हुआ एनडीए का नजर आता है। इंडिया 228 पर लगातार बना हुआ है और अन्य की बात करें तो 18 पर अन्य सीटों अन्य कैंडिडेट्स को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो आंकड़े जिगजैग तरीके से ऊपर बढ़ते नीचे नजर आ रहे हैं। एनडीए इस समय 35 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 44 सीटों पर आगे चल रहा है। स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही हैं और 62,000 से बढ़कर अब वो आंकड़ा 71 तक पहुंच चुका है। क्या लग रहा है आपको अवनीश जी, जिस तरह से हम बात करते हैं दिल्ली का रास्ता हमेशा से उत्तर प्रदेश से होता हुआ गुजरता है और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की 35 से 36 सीटों पर इस समय बढ़त नजर आ रही है तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए सीधे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी बनी है, जो गठबंधन बना है, उसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया है। और खास बात ये रहे कि जो मुस्लिम वोट था, इसके साथ साथ जो दलित वोट था, वो भी इस गठबंधन को गया है। तो यही कारण रहा कि इतनी सीटें पाने में समाजवादी पार्टी या जो गठबंधन है उसने सफलता हासिल की। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है, आगे वाले जो चुनाव है, अभी नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, बाकी और चुनाव होने, तो उसमें किस तरह बीजेपी अपना प्रदर्शन कर पाएगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि मायावती इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो भी अपना जो वोट बैंक था उसको नहीं संभाल पाई। वो सारा भी शिफ्ट हुआ है गठबंधन की तरफ, मुस्लिम वोट गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है और यही कारण रहा है कि ये सीटें बढ़ी है। जी बिल्कुल, पवन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरह से अवनीश जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, माना यह जा रहा था कि बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं अगर वो वोट काटते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो कि अभी तक के नतीजों के हिसाब से मिलता सामने नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, आरएलडी, ये तमाम लोग आप साथ लेकर आए थे और रणनीति के हिसाब से पूरी तैयारी की गई थी और आप दावा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं रणनीति में कोई खामी रह गई। जी निश्चित रूप से, ये तो स्वीकार तो करनी चाहिए इस बात को। जनता का मैंडेट है और जनता के मैंडेट को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं आज ये बात कह दूं इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग विपक्षी दल मतलब जो कल एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे थे और देश के चौथे स्तंभ मीडिया पे और तीसरे स्तंभ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठा रहे थे, ये चीज़ तो क्लियर है कि ये तीसरा और चौथा स्तंभ बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से कोई टिप्पणी ना कीजिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। रही बात मंथन की, आत्ममंथन उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली होगा। 2014 में भी हुआ था जीतने के बाद कि हम कहां से जीते और हम कहां से नहीं जीते। 2019 में भी हुआ था कि हम कहां से जीते और कहां से नहीं जीते। और 2024 तो बिल्कुल चिंता का विषय, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में हमारे मुताबिक परिणाम बिल्कुल आधे मिल रहे हैं जो आपका टीवी चैनल दिखा रहा है। फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कि 300 का आंकड़ा पार हो गया। अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे कि अभी आप 300 के आसपास नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से आप मंथन करने की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, सबकी नजर उस पर टिकी रहती है। दूसरी बात, डबल इंजन की जब आपने बात की है तो योगी मोदी की जोड़ी की बार बार बात होती है, लेकिन योगी मोदी की जोड़ी की बात करके उत्तर प्रदेश में अगर ये नतीजे आए तो इस पर क्या कहना होगा आपका? मैंने कहा ना कि आत्ममंथन की जरूर जरूरत है, क्योंकि देखिए योगी जी के राज में ही तो 2 बार सीएम का चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। 17 की 17 मेयर सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने दी। ठीक है कि कुछ ना कुछ कमियां खामियां हो सकती है, उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आपके नेता अरविंद केजरीवाल तो पहले ही कह रहे थे कि 24 का चुनाव होते ही योगी जी को किनारे लगा दिया जाएगा। अब ऐसे नतीजों के बाद क्या होगा? देखिए, आपने ऐसे आदमी का नाम लिया है जो ये कहते थे कि कांग्रेस में मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, जो ये कहते थे कि कांग्रेस भाजपा एक जैसी है, और वही कांग्रेस कहती थी कि आप मुझे सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने 50 आरोप लगाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, बिजनेसमैन पे, किसी एक आरोप को बता दीजिए जो प्रूफ हो गया। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार नहीं चलती है। वो तो जो बात वो खुद अपने लिए अप्लाई करते हैं उस पर वो खुद ही नहीं टिके रहते। तो मैं लगता हूं कि उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ये तो सवाल का विषय ही नहीं है। जी, या अगर विषय है तो मुझे आप एक आरोप उनका प्रूफ करके दिखा दीजिए कि जो उन्होंने 50 आरोप लगाए, कौन सा आरोप है जो आप ये दिखा सकें इंडिया वॉइस के चैनल पे कि वो साबित हो गया हो। जी नहीं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बार बार सवाल उठाए जाते थे। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा बढ़ेंगे? जी, सवाल विपक्ष के लिए तो कल भी 2014 में भी थे, 2019 में भी थे और कल भी थे। विपक्ष के सवालों से
भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में विकास के काम में, या जो हम बात कह रहे हैं जनता तक हम सही बात उत्तर प्रदेश में नहीं कन्विंस कर पाए, अपने मैसेज को नहीं कन्वे कर पाए, और कौन से कामों की जरूरत है जिससे कि अब ये देखिए इलेक्शन को सुधारा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता को सुधारा जा सकता है। क्यों? प्रधानमंत्री की शपथ भी मोदी जी लेंगे और डबल इंजन की सरकार आई, और हम इस बात को बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम इन कमियों को जरूर पूरा करेंगे, बट ना ही तो हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे और ना ही मीडिया के ऊपर सवाल उठाएंगे। जो मैंडेट हमें दिख रहा है 302 का, हम उसे स्वीकार करते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धनोज कुमार जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। लगातार जिस तरह के परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, एनडीए 302 पर बना हुआ है और इंडिया गठबंधन 223 पर इस समय काबिज है, 18 अदर्स को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पवन गोयल जी जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे थे कि मंथन की जरूरत है, लेकिन उनके लिए बेहतर बात यह है कि डबल इंजन की सरकार होगी और मोदी जी जब शपथ लेंगे तो काम कर सकते हैं एक बार फिर से। लेकिन रणनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। जी। है मझधार में कश्ती, अब तो है विश्वास के सहारे। है मझधार में कश्ती, अब तो है विश्वास के सहारे। कौन जीतेगा रन को, होगा कौन रन हारे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये लाइन आपने किसके लिए कही? एनडीए के लिए? मैं तो देखिए, मेरा काम है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है, जो विपक्ष होते हैं, हम लोग सबको एक ही कटघरे में रखते हैं। वो बात अलग है कि हमें कोई एजेंट कह देता है, कोई हमें प्रवक्ता कह देता है। हम लोग हैं चौथा स्तर। आज मुझे इस बात का खुशी है प्रियंका जी कि हम लोग प्योर 100% लोग हैं। मीडिया के लोग इस देश के लिए, ना उस पे पक्ष के लोग कोई। जी धनोज जी, आपको बीच में रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी आगे। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी आगे। एक सीट पर कांग्रेस आगे। सरगुजा से बीजेपी के चिंतामणि महाराज आगे। सरगुजा से बीजेपी के चिंतामणि महाराज आगे। रायगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट आगे। जांजगीर से बीजेपी के कमलेश जांगड़े आगे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। बिलासपुर से बीजेपी के कैंडिडेट आगे। टोकन साहू आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव से बीजेपी के संतोष पांडे आगे, यानी कि भूपेश बघेल पीछे नजर आ रहे हैं। दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल आगे। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर कहा जाता है कि चुनाव कभी हारते नहीं। महासमुंद से बीजेपी के रूप कुमारी चौधरी आगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर नतीजे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मिले थे, लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना चरणदास महंत आगे नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है। तो लगातार ये नतीजे। और जेएनके की बात करें तो निर्दलीय अब्दुल राशिद ने दर्ज कर ली है जीत। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों में से निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। निर्दलीय अब्दुल राशिद ने जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर से पहला नतीजा सामने आ रहा है। उमर अब्दुल्ला को अब्दुल राशिद ने दी है शिकस्त। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर में जनता ने बाहर निकलकर वोट किया, इसे लोकतंत्र की जीत माना जा रहा था। और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी को जिस तरह से जिताया है, पार्टी से इतर उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी है निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद ने। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी और भारतीय राजनीति में अहम महत्वपूर्ण फैसला भी निकलकर सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने किस तरह से यहां पर चुनाव किया है। लगातार हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी बने हुए हैं। अवनीश प्रेमी जी, जेएनके का ये जो नतीजा निकलकर सामने आया है, निर्दलीय को जीत मिली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। और जिस तरह उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी एक अलग जगह रखते हैं, अलग रुतबा उनका है, और उनको एक निर्दलीय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है कि निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो हार रहा है, तो अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा ये भी है कि जिस तरह वहाँ से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से जो माहौल वहाँ पैदा करने की कोशिश की गई, हालांकि वो लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब वहाँ पे एक स्वस्थ जो राजनीति है उसकी शुरुआत होगी। और उमर अब्दुल्ला ने ये बात स्वीकार भी की है, अपनी हार उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। पवन गोयल जी, क्या कहना है जेएनके की जीत को लेकर? मैं जेएनके में कुछ बातें आपके सामने जोड़ना चाह रहा हूँ। जब से धारा 370 हटी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने महबूबा मुफ्ती से अपना अलायंस तोड़ा और कश्मीर के हालात इतने ज़्यादा सुधर गए हैं, चाहे वो टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आज वहाँ पे टूरिस्ट इतना जा रहा है कि उसके अंदर कोई
मतलब कंपेयर करना बेकार है। मैं एक एग्जांपल इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती की सीट या उमर अब्दुल्ला, उनकी दोनों सीटें वो दोनों बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक तो हारी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है शांति का कि वहाँ पथराव नहीं होते। वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विकास के काम आप देख रहे हैं कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे ट्रेन भी चालू कर दी। जी बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये जीत जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर धनुष कुमार जी, क्या कहना है? जम्मू कश्मीर से निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है, उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा है जेएनके में। देखिए, वो कई बार ये आवाज उठी थी कि भाजपा क्यों नहीं लड़ रहा है कश्मीर के, लेकिन एक तरह से आप उसको यह कह सकते हैं कि देखिए वहाँ हार किसकी हुई है। निर्दलीय मतलब वहाँ का जो सिविलियन है वो मुझे लगता है कि जो 370 हटा उसका उन्होंने वेलकम किया। वेलकम इसलिए किया क्योंकि उनके विरोधी को उन्होंने हराया। तो मेरा ये कहना कि अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है वहाँ पर कि कम से कम जो लोकतंत्र के प्रति, खासतौर पर जहाँ पर पत्थरबाजी होता था, गोली कांड वगैरह वगैरह, बम वगैरह या आतंकवाद जो भी खेल दिया, वो सबका खात्मा करके आज एक निर्दलीय कम से कम संसद में जाकर कश्मीर की बात करेगा, कश्मीर की अच्छाई की, डेवलपमेंट की, कश्मीर के जो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि हम लोग जाते आते रहते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ बातें करते हैं, तो वो लोग को भी कम से कम अपना जी बिल्कुल, तो शांति की जीत जेएनके में से माना जा सकता है। मोहम्मद आसिफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, उत्तर प्रदेश को लेकर तो हम बात करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये फैसला, ये जीत जो ऐसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, शांति की जीत एक तरह से इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जो है यूपी और जम्मू कश्मीर की सियासत है, कहीं न कहीं जो है इसमें बीजेपी की सरकार बनने के बाद काफी कुछ सुधार भी किए गए, चाहे धारा 70 की बात हो और चाहे अन्य मामले या फिर कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं न कहीं यूपी और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का विश्वास कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ बड़ा है। लेकिन अगर इस लोकसभा 2024 के चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटें काफी अहम रखती है। यूपी के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से तय होता है और शायद यही वजह रही कि जो बड़े दिग्गज है, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यहाँ चुनाव लड़े, पूरा फोकस एनडीए और बीजेपी के नेताओं का ज्यादातर यूपी की सीटों पर था। जी मोहम्मद आसिफ, आपको बीच में रोकेंगे, तो जम्मू कश्मीर से जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद को जीत मिली है, उमर अब्दुल्ला को अब्दुल राशिद ने शिकस्त दी है, जम्मू कश्मीर में शांति की जीत से माना जा सकता है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने बाहर आकर वोट किया था, उसका नतीजा जम्मू कश्मीर में देख सकता है। शांतिपूर्ण मतदान की खबरें वहां पर पहले आई थी और उसके बाद पहला नतीजा जेएनके से निकलकर सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी को जनता ने जिताया है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने लिए शांति की जीत दर्ज की है, शांति की मांग की है, विकास को वहां पर चुना है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब आम जिंदगी वहां के लोग, स्थानीय लोग जी पा रहे हैं, उस बात को प्रूव किया है निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद की जीत ने। तो बड़ी जीत जेएनके की ये मानी जा सकती है और राजनीति में इसे बेहद अहम भी माना जा सकता है, क्योंकि तमाम समीकरण बनते बिगड़ते अब जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को लेकर हार का सामना उमर अब्दुल्ला को करना पड़ा है। हालांकि अब देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती की सीट पर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। और इसी खबर पर जम्मू से हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद को जीत मिली है, इसके बाद क्या कहना है, कितने मतों से जीत दर्ज की है अब्दुल राशिद ने? प्रियंका, अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हूं और 300 का आंकड़ा पार हो चुका है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाणक्य जी हैं। इन्हीं से बात करेंगे। चाणक्य साहब, सबसे पहले तो जो आंकड़ा 400 का है, 400 पार, 300 पार हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 300 पार का जो आंकड़ा है ये तो खूब संकेत है। एनडीए जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। परंतु अगर जम्मू कश्मीर की हम सभी करेंगे, जम्मू कश्मीर में हमारे 2 कैंडिडेट थे, दोनों ने हैट्रिक बनाई है। और अगर कश्मीर वैली की तरफ देखें, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने चुनाव हारा है। एक निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो वहां से जीत हासिल कर चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में यही है कि पारदर्शिता लाए, और मोदी राज में अगर लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार का जो विकल्प हमारे सामने आ पाएगा।
ये एक बहुत बड़े लोकतंत्र की जीत है कि एक जेल में होने के बाद भी एक निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो जीत के आए। जम्मू रियासी सीट की बात करें, कठुआ उधमपुर सीट की बात करें तो लगातार ये शंकाएं जताई जा रही थी कि दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांटे की टक्कर की बात करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो राउंड द क्लॉक कार्यरत रहता है, परंतु कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये इनको कहा जाए ना कि सरकारी मेंढक की तरह सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं। तो इसका यही एक बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस को लोगों ने जो उनकी नीतियां रही हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको नकारा। उद्धव शुक्ल राजीव चालक जी मेरे साथ थे। तो प्रियंका, मैं आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर में ऑफिस है, मैं वहां पे खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो जश्न का माहौल यहाँ पर शुरू हो चुका है और इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लगभग आपको अगर मैं बताते चलूँ तो 300 का आंकड़ा पार हो चुका है और इंतजार जो है वो 5 बजे तक का जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना था। तो ये आपको बता दें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है और इसके साथ ही साथ ताजा आंकड़े आपको बता दें, एनडीए 299, इंडिया गठबंधन 225 पर। और इसी बीच बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, चांदनी चौक से बीजेपी की प्रत्याशी आगे, ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों पर नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज आगे, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया आगे। तो भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत आगे, साउथ दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था, माना जा रहा था कि कुछ सीटों पर आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता पवन गोयल जी बने हुए हैं। जी पवन जी, दिल्ली की 7 सीटों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया है, क्या कहना है आपका? जी देखिए, 2014 में भी ऐसा ही था, 2019 में भी ऐसा ही था और 2024 में भी ऐसा। उसके कई कारण हैं। अब सबसे बड़ा कारण तो ये था कि 12 साल से 2013 से माननीय अरविंद केजरीवाल जी सीएम है, वो कांग्रेस पे ही आरोप लगाते रहे। फिर जब मोदी जी सरकार में आए तो उन पे ही आरोप लगाते रहे, या बीजेपी। अभी 3-4 महीने पहले ही तो अलायंस हुआ है आप पार्टी का, और आप उस अलायंस को देख लीजिए। जिस पार्टी को आप रिप्लेस कर आए, चाहे पंजाब में आए, चाहे गुजरात में आए, चाहे दिल्ली में आए, उसी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। तो दिल्ली की जनता का ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो 7 की 7 सीटें दे रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ठीक है विधानसभा में 3-3 बार केजरीवाल जी को जिताया, लेकिन उनका जो स्टेप है ये उनके लिए नुकसानदायक हो गया। और दिल्ली की जनता देश में तो मोदी जी को ही पसंद करती है, यही बड़ा कारण। जी बिल्कुल, 7 सीटों में से 6 सीटों पर कैंडिडेट नए चुने गए थे। मनोज तिवारी को रिपीट किया गया था और शुरुआती नतीजे जो आ रहे थे उसमें पीछे चल रहे। हालांकि अब बढ़त मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था क्या जनता स्वीकार करेगी या नहीं। तो 6 नए कैंडिडेट को लेकर क्या कहना है आपका? क्या ये बीजेपी की रणनीति थी जो कामयाब हुई है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने खाली 6 रिप्लेस दिल्ली में नहीं किए थे, पूरे भारत की बात करूं तो काफी सारे एमपीज की टिकट काटी गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि नए चेहरों को, नए लोगों को, मेहनती लोगों को, सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं। आप अखिलेश यादव की पार्टी को ले लीजिए, आप बिहार की लालू प्रसाद यादव की पार्टी ले लीजिए, या आप देश की सबसे पुरानी पार्टी को ले लीजिए जो 130 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाई। क्या उसमें ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल पवन जी, आपके पास आती हूँ मैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान भी जुड़ चुके हैं। जो सादिक, दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस सीट पर ज्यादा अंतर आप देख पा रहे हैं? मनोज तिवारी की सीट को लेकर जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है 7 सीटों पर पूरी तरह से बढ़त बनाई हुई, लेकिन जो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच इस दौरान अभी कांटे की टक्कर देखने को साफ तौर पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अभी रुझान जो आने हैं, जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे रुझानों में थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन अभी जो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी बढ़त बनाई हुई है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो दिल्ली की 7 सीटों पर फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, अंतर जिस तरह का अलग अलग सीटों पर नजर आ रहा है, ऐसे में नतीजे आने में कुछ समय जरूर है, लेकिन अंतर क्या बड़ा नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से अगर बात की जाए नई दिल्ली सीट की, जहाँ से पूर्व मंत्री जो सुषमा स्वराज है उनकी बेटी बंसुरी स्वराज वो अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही और जो अन्य प्रत्याशी हैं, देखिए अगर दिल्ली में हम बात की जाए तो सिर्फ मनोज तिवारी वाली सीट पर कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें साफ तौर पर कन्हैया कुमार यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी और नेताओं से भी बात हुई, अन्य नेताओं से बात हुई, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अलग अलग सीटों को लेकर जानकारी सामने आ रही, 7 सीटों पर बढ़त बनी हुई है, सबसे बड़ी जीत किस सीट पर मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पहले भी देखा लगातार बंसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं वो बड़ी ही मेहनत के साथ ग्राउंड जीरो पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा बढ़त जो नजर आएगी, जो जीत का जो आंकड़ा होगा वो बंसुरी स्वराज पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, सादिक बने रहिएगा आप हमारे साथ लगातार। तो पवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। रुझानों के बाद राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी आगे, लेकिन तमाम सीटों का जिस तरह से दावा किया जा रहा था 2019 के मुकाबले सीटों का नुकसान, नागौर से बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल आगे, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। यहां पर तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, दावा किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को भी यहां पर अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आई। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल आगे, अलवर से भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। राजस्थान की अलग अलग सीटों के रुझान आपको पहुंचा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी आगे, कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। 25 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, तो वहीं कांग्रेस को भी 11 सीटों पर बढ़त राजस्थान में मिलती हुई नजर आ रही है। चुरू से कांग्रेस के राहुल कासवान आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पर राजस्थान से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, 25 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए, लेकिन कांग्रेस को भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। और जो दावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, जिस तरह से विधानसभा में जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया था, लोकसभा में परिणाम जुदा नजर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान के लिहाज से माना जा सकता था, क्योंकि 25 सीटें हर बार, यानी कि 2 बार जब मोदी सरकार बनी तो 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में रही। और ये इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला कि राजस्थान में इंडिया गठबंधन जब हुआ, क्योंकि राजस्थान में गठबंधन की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 या 3 सीटों पर कुछ यहाँ पर गठबंधन जरूर किए गए, लेकिन उसके लिहाजा राजस्थान में जब सुबह से रुझान आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैच फंसा था 12-13 सीटों को लेकर, क्योंकि 12 सीटें कांग्रेस आगे चल रही थी, 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जैसे जैसे दोपहर का समय बीत रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, और वहीं कांग्रेस 4 सीटों को जीत चुकी है। हालांकि जो बाड़मेर जो हॉट सीट बनी हुई थी लगातार, कि वहां रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के दिल में छाए हुए थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी बाड़मेर के अंदर एक हवा बदलने की बात कर रहा था, लेकिन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल ने जीत हासिल की। और ये भी कहा जा रहा था इसके साथ कि जो कांग्रेस में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद राहुल कसवा, वो कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने चुनाव जीत लिया। दौसा सीट इसलिए राजस्थान में सबसे चर्चा में है क्योंकि दौसा वही लोकसभा सीट है जहां पर जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई मंत्री वहां से सांसद रहे, लेकिन अभी कांग्रेस एक बार फिर वहां पे जीत बढ़त बना चुकी है और जीत के साथ वहां सीट पर निकली है। लेकिन ये सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने चुनाव से पहले दावे किए थे कि अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये सीट हार चुके हैं, अब किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसे लेकर जो एक्स है, जो प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर अब लगातार ये चर्चा चल रही है कि कब इस्तीफा देंगे। हालांकि अभी 10 सीटों पर रुझान अभी भी आना बाकी है, क्योंकि लगातार राजस्थान की 25 सीटों के 14 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन 25 सीटों पर यह माना जा रहा है कि जिस तरीके की बढ़त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से बनाई गई है, तो ये अमूमन देखने को मिलेगा कि 10 में से 5 सीटें या 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी और कांग्रेस इनमें भी सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी। तो जिस तरह के अभी रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, 25 में से 14 भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 11 कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के अंतर नजर आ रहा है, ऐसे में इन नतीजों को लगभग फाइनल माना जाए या फेरबदल हो सकता है? अभी
देखिए, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत चुकी है और बची 10 सीटों के परिणाम अभी बाकी है और 8वें राउंड के बाद 8 राउंड रहे हैं अभी इस काउंटिंग के दौरान। लेकिन ये सबसे बड़ी मायना है, राजस्थान की जो सीटें हैं इतनी संख्या में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो नुकसान हुआ, जो हम देख रहे हैं मीडिया में देश भर में जिस तरीके के आंकड़े अब सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं हर जगह से, राजस्थान से भी अगर आप राजस्थान से 8 से 10 सीटें कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 400 पार का जो आंकड़ा मोदी सरकार लेकर चल रही थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल साबित नहीं होगा। और यही वजह रही कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त की बात कर रही थी और लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रहा। अगर इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये जीत जाती है तो एक लिहाजा माना जा सकता है कि एक एवरेज जीत यहां से निकालेगी। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर सेंधमारी करने में 5 सीट भी कामयाब होती है तो एक विपक्ष के तौर पर एक बड़ा दाव खेलने की राजस्थान की तैयारी में है। लेकिन अब कुछ दौर का समय बचा है, जो राउंड है वो भी खत्म होने वाले हैं, तो अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन 4 बजे के आसपास हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान की तमाम जो सीटें हैं उसका परिणाम हमारे सामने होगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री रघुनाथ शर्मा को थोड़ा इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ